नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत ने अक पक के अब एक पॉजिटिव नैरेटिव शेप करने की कोशिश की है। हुकूमत को शायद ऐसा लगता है कि मीडिया के चैनल्स पे, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे बहुत ज़्यादा मायूसी है और शायद अपोजिशन ने मीडिया की और टेलीविज़न की स्क्रीन्स को हाईजैक कर लिया है। अब से आज के दिन में कम से कम दो अहम इस हवाले से डेवलपमेंट्स हुई। अब से चंद घंटे पहले हुकूमत के जो की नुमाइंदे हैं, बड़े हैवी वेट शख्सियात जो हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने एक उर्दू के स्लैंग लफ्ज़ अगर आप इस्तेमाल करें तो बड़ी धांसू किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन फाइनेंस जनाब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब भी थे, डिफेक्टो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा भी थी, प्लानिंग के मिनिस्टर जनाब खुसरू बख्तियार साहब भी थे, पावर के मिनिस्टर जनाब उमर अयूब साहब भी थे, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्बर जैदी साहब भी थे और मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू जनाब हमाद अजहर साहब भी थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को, कौम को बताया गया कि IMF के कर्ज़े बाकी सारे कर्ज़ों के मुकाबले में सस्ते हैं। हम IMF से $6 बिलियन ले रहे हैं। हम उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से $2 से $3 बिलियन लेंगे। सऊदी अरब से जो डेफर्ड ऑयल पेमेंट है वो $3.2 बिलियन की 1 जुलाई को शुरू हो जाएगी। 6, 7, 8 माह या 1 साल सख्ती के हैं, उसके बाद ग्रोथ होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इससे पहले आवाम को, ये मीडिया को ना पता होती। लेकिन बहुत सा रोबस्ट क्वेश्चन आंसर का वहाँ पे एक सेशन हुआ, एक पॉजिटिव माहौल जनरेट करने की कोशिश भी की गई, आवाम को, मीडिया को इन्फॉर्म करने की भी कोशिश की गई। अगर एक तरफ ये था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब थानों के चक्कर लगाते नज़र आए। तालागंग में एक थाने में वो थे जो टेलीविज़न पे दिखाया गया, जहाँ वो एक पुलिस ऑफिसर से, SHO से, किसी पुलिस ऑफिसर से पूछ रहे थे कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपके मामलात क्या हैं। मैं चाहता हूँ कि एक वेलफेयर स्टेट के अंदर इस किस्म की पुलिस जो है होनी चाहिए। क्या हुकूमत की जो ये कोशिश है मायूसी को ख़त्म करने की, ये जो हुकूमत की कोशिश है एहतमाद बहाल करने की, ये हमें कामयाब होते नज़र आ रही है? ये हो पाएगी कामयाब? इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट पैनल है। मेरे साथ 3 बहुत ही मंजे हुए और एक्सपीरियंस सहाफ़ी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब काशिफ अब्बासी साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू काशिफ। काशिफ के साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, कॉलमनिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं, वाया JSN जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एडिटर, कॉलमनिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब फ़हद हुसैन साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। काशिफ अब्बासी साहब, आपको लग रहा है कि आज जो हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है एक बड़ा पॉजिटिव तरीके से पब्लिक को इन्फॉर्म करने की, ये आपको लगता है कि इससे जो मायूसी के एक बादल थे, एक डेस्पोंडेंसी थी, जो एजेंडा लगता है कि अपोजिशन ने पिछले 24 से 48 घंटे से हुकूमत से ले लिया है, वो हुकूमत चेंज कर लेगी इसको? देखिए, कोशिश करने की, ये सब करने की कोशिश तो कर रहे हैं। क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब बदल जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। क्या भी बड़े थे, ज़ाहिर है। अब एक, अगर आपका ख्याल है कि एक दिन, खबर तो पहले ये थी, मेरा ख्याल है किसी वजह से ये नहीं हुआ कि सबसे पहले इमरान खान साहब कौन से खिताब करेंगे, या इकॉनमी पर जो हालात हैं उसके ऊपर वो एक सियासी बयान, अपना जो बयानिया वो देंगे कि क्यों ये सब कुछ हुआ। उसके अगले दिन ये होना था सैटरडे को, ये जो तमाम तर नॉन PTI वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नॉन PTI कहना पड़ेगा। देखिए, अब आप इन सारों को देखें, जब उसमें खुसरू बख्तियार थे, हमाद अजहर तो PTI के हैं। एक हमाद के अलावा अगर आप बाकी सारी जो लाइन है, वो इवन हमाद भी दैट थोरोब्रेड भी थोड़ा पुराना आए थे। नहीं, वो कभी आए हैं, फिर चले गए, नून लीग में चले गए, वो तो 2-3 दफ़ा उनका आना जाना हुआ है। अच्छा, दैट्स अगेन ये बहस तो PTI के साथ चलती रहेगी। ठीक। सो नॉन PTI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी PTI के बिहाफ पे, ठीक। अगर आपको लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से असल में आपने बिजनेसमैन का, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल करना है, आपने रोड मैप जरूर दिया है। आप देखते हैं कि इसको मार्केट रिस्पॉन्ड कैसे करती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा था PTI को, कि कंफ्यूजन थी कि इकॉनमी कहां जा रही है, डॉलर कितने पे रुकेगा, इंटरेस्ट रेट कहां पे जाएगा। क्योंकि जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो स्टॉक्स में करनी है, चाहे उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करना है, उसके लिए ये सब की सब। हफीज शेख साहब ने कहा कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, पिछले 2 दिन 3 दिन बहाल हुआ है, डॉलर थोड़ा सा नीचे आएगा, किस तरह 50 पैसे ही लग रहा है नीचे आया, ओवरऑल ₹2.5 के करीब तकरीबन डॉलर 3 दिन के अंदर ₹1.75 कहाँ खड़ा है? 1.50, 150 पे है मेरे ख्याल, 151 के करीब आ गया जरा सा। लेकिन ये 3 दिन में नहीं पता चलता, क्योंकि ये इस तरह की बातें हुकूमत को पहली दफा नहीं कर रही, ये बातें हम बार बार सुनते हैं। क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ठीक कर देगी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ठीक नहीं करेगी, एक के बाद एक। आपको ये कॉन्फिडेंस कम से कम एटलीस्ट इकोनॉमी की हद तक आपको बार बार लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ ये नहीं हो रहा। देखें, इसमें आप एक चीज मिस कर गए,
नैब चेयरमैन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन को आइंदा हम अपने पास नहीं बुलाएंगे, दैट टू वाज अ पार्ट ऑफ कि नैब से जो तंगी है आपको, वो नैब की तंगी भी नहीं होगी। ब्यूरोक्रेट्स का अपना एक मसला है, गोस्लो जो है उसको कैसे ठीक करेगी नैब, वो भी उन्होंने कोई एड्रेस करने की कोशिश की। तो कोशिश हो रही है, इसको वक्त लगेगा। इफ यू थिंक कि एक दिन में जो एक बोंचाल सा आया हुआ था पाकिस्तान में, स्टॉक मार्केट सस्टेन कर सके, सस्टेनेबिलिटी इज द क्रिटिकल इशू हियर। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है ये नैरेटिव बदल पाएगी? जो पिछले 15-20 दिन से एक शदीद मायूसी का नैरेटिव है जब से IMF की डील सामने आई, इस नैरेटिव को गवर्नमेंट बदल पाएगी? नहीं, जैसे काशिफ भाई ने कहा कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दिन के इक़दामात, एक दिन के डॉलर रुकने से, एक दिन के स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे या बेहतर होने से ये नहीं होगा। कल खुदा न खास्ता 155 पे डॉलर चला जाता है स्टॉक मार्केट, तो फिर वही शुरू हो जाएंगी। बात बेसिकली ये है कि ये शब्बर ज़ैदी डॉलर बैरोमीटर, हाँ नहीं, जो सिर्फ डॉलर नहीं, डॉलर के अलावा स्टॉक मार्केट भी एक बार है कि क्या इन्वेस्टर बाहर निकल के इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इज ही कॉन्फिडेंट अबाउट द इकोनॉमी को बाहर आके इन्वेस्ट करे। लेकिन डॉलर तो हर आदमी को इफेक्ट करता है ना, स्टॉक मार्केट के तो इन्वेस्टर बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन जो जितना कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट से रिफ्लेक्ट करता है आम आदमी का, एक इन्वेस्टर का, कि इज ही कॉन्फिडेंट इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। और शब्बर ज़ैदी साहब के आने से बेहतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने 2-3 के छापे नहीं मारेंगे, फलां नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बेहतरी हुई। एतमाद में इजाफा हुआ है, जो एक पिछले 2-3 दिन में खौफ कम हुआ है। ये जो दरमियान में कम्युनिटी का था, आपको पता है जिसके पास 5-5 हज़ार थे वो भी लेके बाहर चले, पैसा लोगों ने कर लिया था। यानी हमारा ग्रे एरिया में बड़ी है सारी मईशत जो है, और ब्लैक में अनफॉर्चुनेटली बहुत है, तो उनको किसी ना किसी तरह तो लाना है। तो ये अच्छा हुआ है और तब्दीली का पॉजिटिव है। लेकिन वो जो साथ आपने वो जो कहा इमरान खान साहब का वो, और फिर इधर एक है, इधर जो है ना वो आपके इधर आ जाती रिफॉर्म्स, आपके जो FBR का, आपका जो निज़ाम, आपके जो वो भी पेपर फेंकने पड़ेंगे, वो सारा करना पड़ेगा अगले स्टेप पे। तो फहद हुसैन साहब लिखते बहुत हैं, और फहद हुसैन साहब को जो आपने चंद दिन पहले मैं देख रहा था, बहुत ही दिलचस्प आपने कॉलम लिखा कि जब वी मीट, वो जो मुलाकात के हवाले से था, जो इफ्तार डिनर के हवाले से था, बिलावल भुट्टो की और मरियम नवाज की जो मुलाकात थी, तो वो जो एक फीलिंग थी कि भाई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। आपको लग रहा है कि हुकूमत कुछ कामयाब हो रही है उसको ओवरकम करने में? देखिए डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज रेज किया, क्योंकि बड़ा फ्रेश है ये दोनों डेवलपमेंट्स जिसका आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर का थानों में जाना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। मैं इसको 2 तरीके से देखूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप पहले इकोनॉमी की बात कर लें डॉक्टर साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट है कि जी आपकी एक्चुअली इकोनॉमी परफॉर्म कैसी कर रही है, आप काम क्या कर रहे हैं, पहला ये। दूसरा पहलू ये है कि वो जो काम हो रहा है उसको आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, मैसेजिंग कैसे कर रहे हैं, ये 2 अलग चीजें हैं। काम जो कुछ भी हो रहा है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो इसलिए थी कि जी एक मैसेजिंग की जाए। मुझे उसमें, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुझे उसमें 2 चीजें जो है फौरन स्ट्राइक की। पहली बात तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि वो नैरेटिव को शेप करे, क्योंकि वो उस नैरेटिव आर्क के पीछे रह गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये थी कि हफीज शेख साहब इज अ गुड कम्युनिकेटर। उन्होंने आसान अल्फाज में, आसान तरीके से एक लेमैन के लिए एक पूरा एक इकोनॉमी का ब्रॉड एजेंडा पेश कर दिया। इट वॉज वेरी गुड, और मेरा ख्याल है हफीज शेख साहब को इनको ज्यादा लाना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त चीज थी। उसके बाद इन्होंने सत्यानाश कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, छोटे-छोटे जुमलों में वो बोलते हैं, छोटे-छोटे जुमलों में बोलते हैं, बट ही स्ट्रेट्स द रियलिटी। सो वो इस लिहाज से एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर है। देखिए, मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कोई बहुत ही अक्लमंद आदमी है जिसने या औरत है जिसने इनको समझाया बिठा के सारी टीम को कि देखें, आपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करनी है। आप बैंकर्स और स्टॉक ब्रोकर से बात नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के वोटर से बात कर रहे हैं। आम वोटर को बशमूल मेरे टेक्निकल जार्गन समझ नहीं आती। वो जो उनकी प्लानिंग थी उन्होंने अच्छी की, और हफीज शेख साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से उसका जिक्र किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने, इट वॉज डाउन हिल। वो जो उन्होंने पूरी फौज बिठा दी थी, उस फौज ने वो जो बेसिक मैसेज था, उसको उसने डाइल्यूट कर दिया। एक मिनिस्टर अपनी डगर चल पड़ा, दूसरा मिनिस्टर उधर चल पड़ा, तीसरा मिनिस्टर उधर चल पड़ा। आपको फौजी लग रहा था उसमें? नहीं, मैं ही कह रहा हूं कि उसमें जो की मैसेजिंग थी जो गवर्नमेंट ने करनी थी वो हफीज शेख ने कर दी थी। उसके बाद उन्होंने उसको जाया किया है, क्योंकि जब आपने एक बात करनी हो और अब 8 मुख्तलिफ लोगों को बिठा के वो बात करें तो वो फोकस टूट जाता है।
तो इट वाज मिसमैनेज्ड। छह थे। हफीज शेख वाज द थे। मास्टर स्ट्रोक, बाकियों ने गड़बड़ की। और दूसरी एक बात और डॉक्टर साहब, देखिए अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हम मीडिया में बैठे हैं, मैं नोट करते हैं, इट वाज बैडली प्रोफेशनली मैनेज। मुझे नहीं पता ये पीटीवी ने मैनेज किया, किसने किया। माइक जो है वो एक बंदे के सामने रखा हुआ है, बाकी 8 लोग जो हैं उनके सामने इंटरनल माइक्स हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही। हफीज शेख साहब और जो दीगर उनके साथ बैठे हैं वो खुसर पुसर कर रहे हैं, ये नहीं पता कि टीवी के माइक वो कैच कर रहे हैं। ये नॉन प्रोफेशनल चीजें हैं जिनको उनको नोट करना पड़ेगा अगर इन्होंने प्रोफेशनली अपनी कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचानी है। सो इट वाज अ गुड अटेम्प्ट बट बैडली डन। काशा साहब, इससे एक चीज़ तो पता चली कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जो कॉर्डलेस माइक हैं जो कॉलर पे लगते हैं, वो भी कम अज़ कम अगर इस तरह की करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो फहद साहब भी समझ आइए कि वो आपको कुछ लगाने पड़ेंगे, 5-6 कम अज़ कम जो है ना वो लगाने पड़ेंगे। सुना एक नए प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी आ रहे हैं, कोई भी फौजी स्टाइल में ना आए। फौजी स्टाइल वो कह रहे बंदे थे, फौज से मतलब उनका लोग बहुत थे। अच्छा, लोग कम हो। हम मतलब यूनिफॉर्म तो नहीं था। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मैं फहद साहब की बात पार्टली शायद ठीक भी हो। हाँ, मेरा अपना ख्याल ये कि देखें हर आदमी अपनी फील्ड की इंफॉर्मेशन लेकर आया था। खुसरो बख्तियार ने ये कहा कि 920 अरब रुपए का PSDP इस दफ़ा लेकर आ रहे हैं, जो कि शायद माजी के मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि शायद डेवलपमेंट का प्लान गवर्नमेंट का है क्या। तो somebody came up with a government plan, somebody came up with the economic plan। शबर जैदी वहां पर अपने टैक्स का जो रिफॉर्म्स किस तरह करेंगे, टैक्स बेस कैसे बढ़ानी है, उसके प्लान के साथ 14 लाख से कैसे लेकर पावर और एनर्जी। मेरा ख्याल अब पावर और इसमें 2 बाजार थे ना उमर यूब के पास, अब तो पेट्रोलियम भी दे दिया। और ये दोनों बड़ी पावर एंड पेट्रोलियम। सो पावर तो मेरा ख्याल है कि बिजली तो ठीक है, पावर एंड पेट्रोलियम पावर तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि लोड शेडिंग कम है। वो तो मियां साहब वो कह रहे हैं कि रमजान में कोई ग्रिड मेरे 93% मेरे ग्रिड काम करते हैं। वो तो मियां साहब ठीक करके थे, वो जितना मर्जी क्रेडिट लेते कि लेट्स गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। नवाज शरीफ साहब ने कम से कम PMLN की पावर प्रोडक्शन भाई बिजली आपको पूरी तकरीबन कहीं ना कहीं पूरी करके देगा। अयूब ने ये भी कहा है कि ये कोई खास नहीं पड़ी है, हम आपको सोलर बहुत ज्यादा बना के दिखाएंगे। क्योंकि मिक्स गलत है इस वक्त आपकी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 50% के करीब आपका फर्नेस मिक्स है, ये जो ऑयल मिक्स है जिसमें बिजली बन रही है। ये 10 साल का जो प्लान है इनका, वो तकरीबन इसको कम करके 20% पे लेकर जाना है, और रिन्यूएबल्स लेके आ रहे हैं। बाकी 80% जो है कि उनका ये ख्याल था, मियां साहब की आगे से लॉजिक ये है कि अगर बिजली हो ही नहीं तो फिर हमें तेज तर बिजली पैदा करनी थी। वो चाइनीज आ गए, चाइनीज ने कहा हम आपको बिजली देते हैं, वो सीपैक का एक बड़ा हिस्सा था, इन लोगों ने खुद भी लगाए। सो PMLN की गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि इस वक्त तेज बिजली चाहिए। वो इस तरह पानी की बिजली तो 6-8 साल से पहले नहीं आएगी आपके पास, पानी की लगाएंगे। सो अब ये गवर्नमेंट अपने आप को रिन्यूएबल्स पर ज्यादा लेकर जाना चाह रही है। सो आई थिंक इट्स अगेन मैं ये कहूंगा कि क्या ये सारे ठीक बैठे? मेरा ख्याल है ठीक ठाक बैठे हैं। ठीक, मतलब एक गवर्नमेंट ने अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाई है कि हम सब इकट्ठे होकर आपके सवालों का जवाब अयूब साहब ने रिन्यूएबल के हवाले से कुछ ऐसे फिगर बोले हैं कि इतनी बड़ी मार्केट एग्जिस्ट करती है, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा, 20 बिलियन 30 बिलियन डॉलर की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है पता नहीं अगले चंद सालों में, कि मुझे उस वक्त खासे झटके लगे मुझे वो सुन के कि पता नहीं गलत तो नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं। ये ब्रीफिंग्स आज पहली नहीं, अगर आप पावर रियलिटी टू दीस फैक्ट्स, ये वो हम कराची के करीब जो तेल निकल रहा था उस तरह वाला ना हो जाए। टेक्निकल लोग नहीं हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर आपने तेल से निकलना है, एक्सॉन विंड आपके पास बहुत बड़ा कॉरिडोर है बलोचिस्तान और सिंध में, जहाँ बलोचिस्तान का जिक्र किया उन्होंने, जहाँ पे विंड की लग सकती है। सोलर भी होनी चाहिए, धूप इतनी है कि खाल जल जाती है। सिर्फ एक मियां साहब ने सिर्फ एक लगाई है, वो जो साहिवाल शायद लगाई थी, कायद-ए-आज़म जो है, लेकिन कायद-ए-आज़म इज नॉट वर्किंग वेरी वेल। I'm just saying, ये एक लगा है, इस तरह के बहुत से लग सकते हैं। नहीं, मैं एक मरतबा इसमें मैं अच्छा मैं कोई एक और दिलचस्प सवाल पूछूं। मैं पाकिस्तान में टैक्सेस पे उसी तरह से बहस नहीं, यहाँ रुकिएगा, यहीं रुकिएगा। ये रिन्यूएबल एनर्जी पे मैंने कुछ अर्सा काम किया, यानी रहा रिन्यूएबल एनर्जी का बोर्ड बना तो मैं मीडिया कंसल्टेंट इसका था कुछ 6 महीने। ये घारों से केटी बंदर हमारे पास दुनिया का 1650 किलोमीटर की पट्टी है, जिसमें हवा है कमाल की, यानी विंड एनर्जी इसमें आती है। रिन्यूएबल यानी सूरज ऑलवेज आपके पास है। इसके बाद वो जो हाइड्रो और थर्मल वो तो सारा है, कचरा और बाकी सब वेट में, यानी लेकिन हमारा थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कायद-ए-आज़म सोलर जो था उसके जो अब फी यूनिट्स 18 रुपए और ये बाकी 4 से 6 रुपए मिल रहे दुनिया में चल रहा था हमारा, ये था ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। एग्जीक्यूशन है, दूसरी बात एग्जीक्यूशन, आपके पास बिजली हो भी
تو آپ کی بجلی ضائع ہوگی. اگر آپ کی لائن لاسز ہیں یا چوری ہیں کنڈے. آپ نے وہ 6.5 ارب ڈالر جو عمر ایوب صاحب کو فوکس کرنا چاہیے جو انرجی چوری ہے, ورلڈ بینک نے 12 ارب ڈالر کہا ہے, تو اس پہ بھی فوکس نہیں ہو رہا. آپ لائن ٹرانسمیشنز لائنز نہیں بدل رہے, آپ چیزوں کو تھوڑا سا ماڈرنائز ٹرانسفر اچھا یعنی اس طرف ابھی ابتدا. بریک سے پہلے میں مثال دے دوں آپ کو. یہ نیلم جیلم بنا پیپلز پارٹی کے دور میں بڑا کام ہوا, حالانکہ پھر رک گیا, پھر میاں صاحب نے آ کے کمپلیٹ کیا. اب ہوتا ہے اسی ٹرانسمیشن لائن کوئی نہیں تھی, یعنی بجلی بن گیا تیار تقریباً کھڑا ہے, یہ آپ کا گرڈ سے جڑا ہوا نہیں تھا. ہاؤ ڈو یو, اگر آپ کی ٹرانسمیشن لائن نہیں گرڈ میں بجلی کیسے آئے؟ اس کا سب سے ایک اور دیکھیں, یہ جو بے نظیر یہ جو آج انہوں نے تھر کول کا وہ کہا ہے کہ ہم نے وہ کی ہے, یہ 1993 میں بے نظیر بھٹو افتتاح کر رہی ہیں, یہ اسٹیٹ بینک بلڈنگ, اور یہ اتنا اس میں پوٹینشیل ہے ہاں اس تھر کول میں. آئی کانٹ امیجن پچھلے 25-30 سال میں. لیکن دیکھیں پوٹینشیل کو, لیکن کاشف بھائی یہ بننا تھا 97 میں اس کو جاری ہونا تھا. 21 سے 27 سال لگ گئے, ہم نے اتنا اس پہ ویسٹ کر دیا. وہ ہانگ کانگ کا جو بزنس مین ہے وہ مر گیا, اس کا بیٹا آ گیا ہے, اور ہم ادھر وہ اور اس پہ نعرے مار رہے ہیں. لیکن چلو بہرحال میں جانا چاہ رہا تھا فہد حسین صاحب کی لگنے مجھے ایک بریک لینی ہے. 8 لگنے تھے. آپ ہمیں بلائیں گے تو آپ سوچیں گے ہم چپ کر کے بیٹھیں گے, یہ تو اس کے لیے. اور بھٹی صاحب 8 لگنے تھے, یہ بات تو سنیں, یعنی آپ نے ایک ایسا سبجیکٹ ٹچ کر لیا جس کے بارے میں بھٹی صاحب کو ایکچولی پتا بھی ہے, اور ساروں کی سختی. 8 لگنے تھے وہ سارے, اور 8 پاور جنریٹر لگنے تھے, ایک لگا 27 سال میں. یہ ہمارا لگا لیں پاور جنریٹر. بریک لے لیں ناظرین, اور بریک کے بعد فہد حسین صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں بہت ہی دلچسپ سوال کے ساتھ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. فہد حسین صاحب کی طرف چلتے ہیں. فہد حسین صاحب, میں جب آج پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی اور باقی 5 جو کیبنٹ ممبر ہیں یا ایڈوائزرز ہیں یا جو بھی آپ نے کہا نان پی ٹی آئی ہیں گورنمنٹ کے ہیوی ویٹس, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر بہت سے مغربی ممالک میں جو الیکشن ہوتا ہے پولیٹیکل ایجنڈا, وہ ہوتا ہے ٹیکسیشن کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, اور وہ ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ ریز کریں گے. جیسے ریپبلکن پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ ٹیکسز کم کیے جائیں, ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر پہ زیادہ خرچہ ہونا چاہیے, اس لیے ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے, اور یہی صورتحال جو ہے وہ برطانیہ میں یا یورپ کے اندر بھی ہوتی ہے. اب پاکستان میں جب عمران خان صاحب کی حکومت اور ہر حکومت بہت زیادہ زور دے رہی ہے کہ ٹیکس آپ اس طرح سے اکٹھا کریں, اتنا اکٹھا کریں, کیا یہ سوال بھی پیدا ہوگا پاکستان کے اندر کہ یہ ٹیکسز حکومتیں جب خرچ کرتی ہیں مختلف ترقیاتی منصوبوں پہ یا احساس کے اوپر یا بسپ کے اوپر یا کسی بھی ایسے منصوبے پہ جس کی سیاسی اہمیت ہوتی ہے, تو یہ کتنا منطقی طریقے سے, کتنا لاجیکل ہوتا ہے, کتنا جسٹیفائڈ ہوتا ہے وہ ایکسپینڈیچر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال بھی اٹھنے والا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے یہ سوال اٹھے گا, لیکن یہ تبھی اٹھے گا جب آپ کے پاس اتنی ریونیو کلیکشن ہو چکی ہو جس کی بنیاد پہ پھر یہ بحث چھڑی کہ یہ جو 100 روپے یا 1000 روپے جمع ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے لوکل باڈی سسٹم جو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے, اور جو خاص طور پہ جو پنجاب میں آیا ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں تو بہت حد تک ٹیکسیشن کا جو اس کو جو استعمال کرنا ہے, جو فنڈنگ ہوگی وہ لوکل لیول تک چلی جائے گی, جس سے اصولاً اگر آن پیپر اگر یہ سسٹم واقعی میں اس طریقے سے کام کرتا ہے تو پھر اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس ٹیکس منی کی وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی, کیونکہ کوئی دور دراز میں کوئی بیوروکریٹ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر رہا ہوگا کہ یہ کہاں پہ پیسہ لگنا ہے, بلکہ لوکل لیول پہ وہ فیصلہ چلا جائے گا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن اس سے پہلے جو یہ معاملہ ہے کہ یہ ہم جمع کیسے کریں, وہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جس کا آج ذکر کیا حفیظ شیخ صاحب نے, اس کو اوپر کیسے لایا جائے, مزید جو آلریڈی جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو مزید سکویز کیسے نہ کیا جائے, یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. ٹارگٹ تو آج انہوں نے ایف پی آر کے چیئرمین کو بڑا لمبا چوڑا ٹارگٹ دے دیا, لیکن یہ کیسے پورا ہوگا, اگر یہ کر گئے یہ لوگ تو میرا خیال ہے آدھی جنگ تو جیت گئے پھر یہ.
अच्छा, लेकिन काशिफ क्या ये सवाल कि जो पैसा हुकूमत खर्चती है, जो भी वज़ीर आज़म का, ख़ास वो नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो या इमरान खान वज़ीर आज़म हो, जब आप बिलियन डॉलर खर्चने का फ़ैसला करते हैं या 100 अरब रुपया खर्चने का फ़ैसला करते हैं, कहते हैं हम ये फ़लाँ स्कीम लाना चाहते हैं, फ़लाँ ऐसे करना चाहते हैं, तो क्या किसी के सामने आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक बेनिफिशियल किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे मईशत ग्रो करेगी, या वैसे ही आप शायरी करके उसको जस्टिफाई कर लेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि इस पर कोई पहली दफ़ा बहस नहीं हो रही है, बहस पहले भी हो चुकी है। और ये बहस पहले मेट्रोज और ऑरेंज लाइन के ऊपर ही बड़ी बहस हुई थी। मेट्रो पे हुई, ऑरेंज पे हुई, ये जो हज़ारा मोटरवे है इस पे भी हुई कि थी जस्टिफाइड कि नहीं। अब आप अगर इमरान खान साहब की पार्टी का मौक़िफ़ BRT से पहले देखें तो उनका मौक़िफ़ ये था कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ। क्यों इतने 500 अरब, 1.5 अरब डॉलर आपने लगा दिए ट्रेन के ऊपर? पाकिस्तान ऑलरेडी आपके पास डेट इतना है, आप इतने बड़े नॉन प्रोडक्टिव लोन्स कर रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी की बेसिस होती है, ये बड़ी बहस है पाकिस्तान में आज भी आप मुस्लिम लीग नून वालों से बात करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आम आदमी को उसका बड़ा फ़ायदा है। हम चूँकि सारे मामले से मुझे लगता है कि मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, तो मैं जो पढ़ सकता हूँ वो पढ़ता हूँ, उसके मुताबिक जो मुझे समझ में आया कि जो भी लोन्स लेकर आप पैसे लगाएं वो ऐसे प्रोडक्टिव तरीके से पैसे लगाएं जिससे आउटपुट बढ़े, बिल्कुल सही, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, स्किल डेवलपमेंट हो। अगर आप मशीनरी मंगाते हैं ये लोन्स लेकर, इट इज गुड इन्वेस्टमेंट कि आपने लोन लिया $1 बिलियन का, $1 बिलियन से फैक्ट्रीज अगर आप सेटअप करते हैं, उसे एम्प्लॉयमेंट या यूथ को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, हुनर देते हैं, हुनर भी उस तरफ कहीं ना कहीं एम्प्लॉय होगा। उन जगहों पे जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है वहां पे जाके एम्प्लॉय होगा। अगर आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका आप आखिर में सब्सिडी भी जेब से दे रहे हैं और उससे आपको रिटर्न भी नहीं मिल रहा, वो जो लोन आपने लिया है उसको सर्विस करने का इधर से कोई रास्ता नहीं आ रहा, तो ये बहस बड़ी अच्छी है कि क्या करना चाहिए अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। क्योंकि बरतानिया में मैं कहीं पढ़ रहा था शायद कि 300 मिलियन पाउंड पर मंथ की शायद इस पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। किस चीज के ऊपर? अंडरग्राउंड जो उनका लंदन मेट्रो जो है, लंदन मेट्रो जो है। लेकिन वो मुल्क कर सकते हैं, उनके पास GDP इतना बड़ा है, उनके पास इतनी है कि देन दे कम डाउन एंड से कि अब हमने जब अपने जो डेट लिया है उसको वापसी का हमने रास्ता पकड़ लिया, या डेट तो उनका इतना नहीं है। हालांकि टिकट बहुत बढ़ गया वैसे लंदन मेट्रो का पहले, क्योंकि महंगाई बढ़ रही होगी। अब ये रिसेंटली मैंने इसको नहीं देखा, बट जो भी है एक प्लान जरूर होता है कि इसको हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से आउटपुट ये निकलेगी। ये बिल्कुल बहस होनी चाहिए पाकिस्तान में। सियासी फैसले इस वजह से नहीं होने चाहिए। मैं जानता हूं कि डार साहब से किसी ने पूछा, किसी हाई प्रोफाइल आदमी ने, कि डार साहब आप ये मेट्रोस बना रहे हैं, उधार लेके बना रहे हैं, पैसे वापस क्या किस तरह करें? तो डार साहब का ये आगे से जवाब था कि सर कुछ चीजें सियासी वजह से भी करनी पड़ती। यानी अगर आप सियासत की बुनियाद पर फैसले, माशी फैसले सियासी बुनियादों पे करेंगे, उसका मुल्क को नुकसान होगा, फायदा नहीं। बट साहब, क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में लोग चेयरमैन नैब के मसाइल को भूल गए मुकम्मल तौर पे? इजाज़त मुर्शद छोटा रखें। अच्छा, छोटा रखा इजाज़त। अच्छा, पहली बात यह है कि यानी वो काशिफ भाई की बात बड़ी खूबसूरत बात है। चेयरमैन नैब बोल के थक गए, बोल के थक गए। यानी हमारा एक प्रॉब्लम तो ये है कि पैसे आ जाते हैं, उधार ले लेते हैं, उसके बाद मनसूबा शुरू कर देते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता। जागो में नंदीपुर आप देख लें कितना डिले हुआ, कितने अरब यानी 44 अरब रुपए का वो डिले हुआ। जी नीलम जेलम कितना डिले हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 68 अरब रुपए उसमें डिले हुआ, यानी एक्स्ट्रा लगा। नई गज डैम अभी वो कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट कह रही थी खुदा के लिए यार 22 अरब का था, 46 अरब पे पहुंच गया, कुछ करो। BRT मेट्रो, BRT मेट्रो 17 मरतबा समंदर से तेल निकाल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस 2015 में नवाज शरीफ साहब रजोआ चनियोट में खड़े होकर कह रहे थे कि एक दिन मैंने तकरीब मुकर्रर करनी है, तकरीब PTV, उस वक्त PTV थे, PTV पर लाइव तकरीब करूंगा, उसमें सारे जर्नलिस्ट और साफियों को बिठाऊंगा, मेन में लोग, और मैं कशकोल ऊपर से लेकर नीचे फेंक दूंगा, टूट जाएगा। उसके बाद वो 15,000 अरब लेके चले गए। अब ये जो मैं बता रहा, थरकोल पावर प्रोजेक्ट कितना अच्छा ये पावर, 16 अक्टूबर 1994 को 5 अरब डॉलर के लागत से इधर बना, और ये हांगकांग का बिजनेसमैन था उस वक्त, हमारा PM सेक्रेटरीट। तो आपने डिस्क्रिप्शन एक आखिरी सुन ये जो सवाल है हुकूमत के लिए कि भाई आप जब कहते हैं कि हम टैक्सेस इकट्ठे करेंगे, फलां को पकड़ेंगे, पकड़ धकड़ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं वगैरह वगैरह, तो फिर आपको ये भी हिसाब देना पड़ेगा कि ये आप 100 अरब इधर लगा रहे हैं, 180 अरब उधर लगा रहे हैं, 200 अरब उधर लगा रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन बनती है कि नहीं बनती? पैसा तो लोग बना रहे हैं ना, रियासत तो कोई प्रॉफिटेबल काम करती कोई नहीं, रियासत तो लोगों की जेब से पैसा निकालती है। हाँ सर, ये फिर रियासत, वो जो अमेरिका में कहते थे कि नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसका दूसरा पहलू मैं आपको सामने रख देता हूं। आप 180 अरबों पे अगर एहसास को दे रहे हैं। हाँ जनाब बताइए। नहीं, वो फहद हुसैन वहां से जरा उनको भी ले, जनाब बताएं।
आप बोले ना फ्री। देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसका मैं दूसरा पर्सपेक्टिव दे देता हूं। वो ये है कि देखिए आपका ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो टैक्स पेयर मनी आ रहा है उसको स्पेंड करने के लिए कोई लॉजिक होनी चाहिए, बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि आप गवर्नमेंट हर प्रोजेक्ट को इस तरीके से नहीं परख सकती कि इसमें से कितना प्रॉफिट आएगा, कितना पे बैक आएगा, कितना लोन हम उतार सकेंगे। अगर गवर्नमेंट जो है वो एक प्राइवेट इदारे या प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करनी शुरू हो जाए तो फिर जो पब्लिक गुड का काम है वो किधर से होगा? मेरा ख्याल है इसमें जो पहलू जो सोचने वाला है वो ये है कि देखिए गवर्नमेंट को कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ते हैं और चाहिए जिसमें आपको पता है कि इसमें से वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, लेकिन एंड हियर इज द की पॉइंट, वो वहां पे जो पैसा डाल रहे हैं जो वापस नहीं आएगा उसको ऑफसेट करने के लिए आपने भट्टी साहब कह रहे हैं कि अंग्रेजी है ये सब, और बाकायदा कैलकुलेशन भट्टी साहब कह रहे हैं कि फाज हुसैन की अंग्रेजी है। ओवरऑल जो है वो बात बेसिकली डॉक्टर साहब मेरी सर ने एक सेकंड, अंग्रेजी से क्या मुराद है? अंग्रेजी क्या है? आपको नेशनल एक्शन प्लान के लिए 76,000 मेरी बात सुने, अगर ये वाली लॉजिक इस्तेमाल करें तो बलोचिस्तान में तो कोई प्रोजेक्ट लगे ना। आप मुझे बताएं 76,000 बंदे हमने इस जंग में शहीद करवाए, चौधरी निसार ने 50 अरब रुपया मांगा, नहीं दिया, ये मेट्रो को दे दिया पिंडी की 50 अरब, अगले दिन इसाक डार साहब ने। मैं और थरकोल मैं फिर कह रहा हूं उस पर फिर ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। 16 अक्टूबर 1994 को 5 अरब डॉलर का 8 पावर प्लांट्स का मंसूबा बना। पहला पावर प्लांट चलना था दिसंबर 1997 में। कब? दिसंबर 1997 में। और चला कब? 2019 में। बाकी 7 पावर प्लांट्स और 4 अरब 22 करोड़ डॉलर का क्या बना? ठीक, कुछ भी नहीं। अगर इसमें मैं एक चीज मैं फहद कुछ में कनेक्ट करते हुए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आप इसे शुरू करें। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमत की कहती है, मैं फहद एक्सप्लेन करें तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज करें। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम डायसेंट्री को क्योर करने के लिए, डायसेंट्री के लिए इस किस्म की एक ट्रीटमेंट लेके आएंगे, बिकॉज डायसेंट्री के नतीजे में वर्क और एम्प्लॉयमेंट इतनी मुतासर होती है कि हर महीने में लोगों के 6 या 7 या 8 दिन जो है वर्किंग ज़ाया हो जाते हैं, या लोगों के माँ बाप बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। सो अगर हम डायसेंट्री क्योर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमी को इस तरह से फ़ायदा होगा। अगर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, फॉर इंस्टेंस सोलर ही को ले लें, सोलर प्लांट के टेक्नीशियंस हम पैदा करेंगे, इंजीनियर्स पैदा करेंगे, हम हुनरमंद पैदा करेंगे, तो इससे इकोनॉमी को इस तरह से फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ तो डिसीजंस किए गए हैं दिखाने के लिए हाई प्रोफाइल कि ये बड़ी सी एक सड़क बन जाती है, ये देखने में बड़ी ज़बरदस्त लगती है, ये एयर कंडीशन बसें चल रही हैं, ये देखने में बड़ी लगती है, लेकिन आपने इकोनॉमी को ड्रेन किया, इकोनॉमी को कुछ दिया नहीं उसके नतीजे में। ये चीज़ मैं कह रहा हूं। अब मुझे बताएं इसमें क्या एतराज़ है? फाद साहब की बात से इसीलिए मैं एग्री करने लगा। अच्छा देखिए, अब रुक जाइए, देखिए पब्लिक, इट्स अ परफेक्ट वर्ड दैट इज यूज्ड। बोलते जाए ना, फिर रुक क्यों जाते हैं आप? देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां भी अब आप कह रहे हैं कि जी वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट लगाया गया, उसके पीछे जो लगाने वाला था उसके जहन में क्या काम कर रहा था, अब वो जहन का एक्सरे ना मेरे पास है और ना ही उसके जहन का एमआरआई आपके पास है। जो हमें नजर आ रहा है वो तो ये है कि वो प्रोजेक्ट सामने लगा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट सारी दुनिया में लगते हैं। डॉक्टर साहब आप और मैं न्यूयॉर्क में पढ़ते रहे, मुझे बताएं वहां पे जो सबवे है उस जमाने में $1 का टिकट होता था और आप सारे न्यूयॉर्क में उस $1 का टिकट लेके फिरें, क्या वो सबवे प्रॉफिट कमा रही थी? वो पब्लिक गुड था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी। उसका फायदा ये था कि उसकी वजह से आपका ट्रैफिक कम है, लोगों का टाइम बच रहा है, पेट्रोल की कॉस्ट कम आ रही है। उसके 1000 जस्टिफिकेशंस होते हैं, लेकिन हर चीज को, हर पब्लिक गुड के प्रोजेक्ट को आप बैलेंस शीट में मेजर नहीं कर सकते। ये मेरा आर्गुमेंट है। बिल्कुल पब्लिक गुड होना चाहिए, लेकिन पब्लिक गुड की डेफिनेशन क्या बनेगी? मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर मैं ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि पब्लिक गुड होना क्या चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पब्लिक गुड नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक गुड को कैसे मेजर करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले सवाल ये उठा कि जब हुकूमत टैक्सेस पे जोर देती है, पैसा इकट्ठा करने पे जोर देती है, उस पर बड़ी एग्रेशन दिखाती है, तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि ये टैक्सेस के पैसे जब हुकूमतें खर्च करती हैं तो 100 अरब रुपए का मंसूबा इधर, 50 अरब रुपए का मंसूबा उधर, 150 अरब रुपए का मंसूबा इधर, इसको कौन चेक करेगा? इसका क्या हिसाब किताब होगा कि क्या ये मंसूबे मईशत को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं करते? फहद हुसैन साहब, बात को वहीं से जहां पब्लिक गुड पे बात थी, मेरा ख्याल है भट्टी साहब ये नहीं कह रहे कि पब्लिक गुड नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं पब्लिक गुड के नाम पे जो खर्चा किया जाता है वो पब्लिक गुड होता नहीं है, तरजीहात का मसला। मैं काशिफ भाई को ये एक बहस देता हूँ, मैं कहता हूँ कि पब्लिक, मेरा ख्याल है पब्लिक गुड आप बना लें, BRT आप बना लें, मेट्रो आप बना लें, ऑरेंज आप बना लें, जो कुछ करना है। पब्लिक गुड्स हमारे बुनियादी के हैं, स्कूल्स नंबर 1, हॉस्पिटल्स नंबर 2, गुड गवर्नेंस नंबर 3, डिले ना करें। जो 35 अरब का था, जो 35 अरब का था, इसमें कोई क्या हर्ज है कि वो 35 अरब 40 में बढ़ जाए, 1 खरब 2 अरब में ना बने। तो पब्लिक गुड ये हुक्मरानों ने नहीं तय करनी, पब्लिक गुड करनी है। ये यहाँ हमारी बेहतरी क्या हो रही है 70 सालों में? आप इसका जवाब दे दें, लेकिन मैं फिर इसको थोड़ा सा और तरह से डिफाइन करता हूँ। एक बड़ी अच्छी कंपैरिजन जो है ना, वो लाहौर में जो पैसे लगाए शहबाज शरीफ साहब ने और बाकी के पंजाब में जो पैसे लगे, दिस इज अ गुड कंपैरिजन। कि पंजाब के पास जो फंड आया, जो NFC के जरिए जो पंजाब का हिस्सा उनके पास आया, तो शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना था इसका करना क्या है। मैं लाहौर जब जाता हूँ, मैं लाहौर जाकर रास्ता भूल जाता हूँ, क्योंकि जिस जगह जाएं आप, वहां पे नया अंडरपास बना होता है, एक नया ओवरहेड बना होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं खड़ी होनी चाहिए। हर जगह से उन्होंने एक अंडरपासेस और ओवरहेड का एक जाल बना दिया पूरे लाहौर में। क्या इस तरह के जाल रहीम यार खान में है? क्या सड़कें हैं रहीम यार खान में? क्या सादकाबाद में, DG खान में ये कनेक्टिविटी आपकी क्या उन शहरों से है जहां पे आपकी ज़राअत सबसे ज्यादा है? तो सवाल यह है कि क्या जो पब्लिक गुड का प्रोजेक्ट है, एक आदमी जो लाहौर में रहता है उसको तो लगेगा कि मेरे अगर ये ओवरहेड बनाने से मेरी ट्रैफिक ठीक हो जाती है तो ये भी पब्लिक गुड है। लेकिन ये कितनी पब्लिक को हेल्प कर रहा है और लार्जली ये कितने लोगों को इकोनॉमी को किस तरह सपोर्ट कर रहा है? मैं एक आखिरी एक चीज इसमें ऐड कर दूं, जब ये हुकूमत आई थी इस मेट्रो से पहले, पिछली गवर्नमेंट में, जब ये गवर्नमेंट आई, उस वक्त एक अखबार में इश्तिहार दिया था इस्लामाबाद इंटरसिटी बस सर्विस के लिए, और उसमें कहा था कि स्टेट 2 अरब रुपए लगा के आपको पूरी सड़कें बना के देगी, लेकिन आपकी बसेस आपकी, और बसेस का उन्होंने बताया था कि क्वालिटी ये होनी चाहिए, वहां पे वेटिंग एरियाज आप बनाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारा का काम वेंडर ने करना है। और जिन लोगों ने वहां पर बिड्स दी थी, दे वर वेरी हैप्पी कि हम तो 2 साल के अंदर इसे पैसे निकाल लेंगे अपने, उसके बाद हमारा प्रॉफिट इसमें। यानी जो काम इस्लामाबाद की बस की हद तक 2 अरब में हो सकता था, उसके लिए हमने 50 अरब रुपया पिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट। बिल्कुल सही। फहद हुसैन साहब, वेलकम बैक, आपके साथ लाइन हमारी आ गई दोबारा। फहद, मैं ये डिस्टिंग्विश नहीं करता, भट्टी साहब और मेरे मौक़िफ़ में फ़र्क ये है कि इरशाद भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल इंपॉर्टेंट है या हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है, शायद उनको लगता है कि BRT उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि BRT भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल भी इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल भी इंपॉर्टेंट है, जच्चा बच्चा का सेंटर भी इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि आप उसको करते किस तरह से और किस नीयत से करते हैं। मेरा एतराज़ ये है कि अगर आप 50 अरब रुपये का BRT पिंडी इस्लामाबाद का बनाते हैं, 50 अरब रुपए में ये इतना बड़ा जो आपने 22 किलोमीटर के 22 मील की ओवरहेड सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाया, 50 अरब रुपए में पूरे पिंडी इस्लामाबाद का अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन आप निकाल सकते थे। आप बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह, आपने न्यूयॉर्क की एग्जांपल दी, आपकी येलो लाइन होती, ब्लू लाइन होती, रेड लाइन होती, डिफरेंट रूट्स हुकूमत दे देती। वो कहती इस तरह की एयर कंडीशन बसें इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी इस पर चलेंगी, इस किस्म के बस स्टेशन होंगे। जहां जहां कंस्ट्रक्शन छोटी मोटी करनी थी गवर्नमेंट कर देती, रेवेन्यू मुकर्रर कर देती। 50 अरब रुपए में रावलपिंडी और इस्लामाबाद का पूरा अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो आ सकता था, जैसे लंदन शहर का वो सोल्यूशन निकालते हैं बस के जरिए। हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने अपनी सियासी जरूरत पूरी की, उन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक बहुत ही इंप्रेसिव प्रोजेक्ट बनाया जो वाकई बहुत खूबसूरत है, जो बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन उसने कोई पब्लिक की नीड पूरी नहीं। वाली हुकूमत? ठीक, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैंने कभी लाहौर को क्रिटिसाइज नहीं किया। नहीं, आप KP वाली बात कर रहे हैं। इसमें दोनों हुकूमतें थी फहद हुसैन, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी थी। मैं आगे इमरान खान की हुकूमत पे भी इसी चीज पे आऊंगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं आप PTI में हुकूमत चली गई। मैं कह रहा हूं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो मेट्रो था उसकी कोई, मैं कह रहा हूं कि सारे प्रोजेक्ट हैं। अब इमरान खान की हुकूमत अगर एहसास के ऊपर 180 बिलियन रुपया खर्चती है, अगर बिस्प के ऊपर हम तकरीबन $2 बिलियन खर्चने लगे, 175 बिलियन रुपया खर्चने लगे, इन सब चीजों की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये पैसा जो है इसका रिजल्ट क्या निकलना है। पेशावर की BRT का क्या होगा?
पेशावर की बीआरटी का क्या? पेशावर भी उसी में नहीं कर रहे आएगा। आप बार-बार। मैं इसीलिए फात कह रहा हूं ताकि मैं चाह रहा हूं कि हम वो तो वो ज्यादा बड़ा है। बेकार डिबेट ना करें जब उसमें लोग कहते हैं कि जी पेशावर में बीआरटी बन रही है। मैं कह रहा हूं हर बीआरटी की ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो पैसा आप लगा रहे हैं इसका रिजल्ट क्या है। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। आर्ग्यूमेंट तो डॉक्टर साहब देखें, शुरू हमने किया था आर्ग्यूमेंट के जनाब हमें इन्वेस्टमेंट पब्लिक का जो टैक्स मनी है उसको हमें कैसे यूज करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने प्रोग्राम यहां से शुरू किया, उस पे मेरा नुक्ता यह था कि देखें हर प्रोजेक्ट में से आपने पैसा नहीं निकालना, पब्लिक गुड है, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने पैसा डालना है, ये जानते हुए कि उसमें से पैसा नहीं निकलेगा। अभी ब्रेक में मैं चेक कर रहा था, न्यूयॉर्क का जो मेट्रो है उसका 50% रेवेन्यू जो है वो जिहाद तो देखनी है ना, मेजरमेंट तो करनी है। उसका 50% रेवेन्यू जो है वो उसकी टिकटिंग से आता है, 50% गवर्नमेंट खुद डालती है, क्योंकि कैलकुलेशन ये है कि पब्लिक गुड अगर है, प्रोजेक्ट ऐसा है उससे पब्लिक को फायदा होगा तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। ये एक प्रिंसिपल है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब आ जाए आगे। नहीं सर, आपने पॉइंट मिस कर दिया है। ये तो उसके रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। 50 अरब रुपया तो आपने लगा दिया, सन कॉस्ट है 50 बिलियन रुपीस तो सन कॉस्ट थी। देखें ना, नहीं आप तो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। देखें आपने एक बार ये सुने, आपने एक बार ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया कि पब्लिक गुड के प्रोजेक्ट्स में आपने गवर्नमेंट ने पैसा डालना है विदाउट वरिंग कि कितना निकलेगा, ये कॉन्सेप्ट है। जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया तो अब अगला स्टेप ये है कि अब कौन सा प्रोजेक्ट है, बस में डालें, अस्पताल में डालें। देखें ये आइदर और नहीं है, उसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। नहीं, खाली ये प्रोजेक्ट नहीं है। यहां पे फिर आप आलिशान हॉस्पिटल बना दें, उसकी फंक्शनलिटी कोई ना हो, आप कार्डियक सेंटर बनाते चले जाएं, आप किडनी सेंटर बनाते चले जाएं, आप लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाते चले जाएं, आप डायरिया का हल ना निकालें, जच्चा बच्चा मरती रहे, दूध ना हो खुश्क, डॉक्टर साहब मलेरिया का हल ना हो। चले गए। देखिए हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई उसको हमने पैसा कैसे इस्तेमाल करना है। जब आपकी बजटिंग शुरू हो गई उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट बेस करने का देखिए एक लेट राउंड प्रोसीजर है और ऑरेंज बाईपास की खूबसूरत सीटों पर बैठकर अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में आपकी टेक केयर होती है, पब्लिक गुड ये है। आपका बच्चा स्कूल जाता है वहां उसका होता है पब्लिक गुड, ये आप थाने जाते हैं वहां होता है उस पब्लिक गुड ये है। आप ये निजाम पब्लिक गुड कर रहा है नहीं कर रहा। कितनी खूबसूरत सड़कें बना ली, सड़कें खूबसूरत, मेट्रो चला ली, ऑरेंज चला ली, उसके बाद पब्लिक हमने रोजाना उस बस में ही सोना है, उस बस में ही खाना है, उस बस में ही इलाज करना है, उस बस में ही सारा करना। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, उससे जुड़े अस्पताल कहाँ हैं, हमारे स्कूल कहाँ हैं, हमारे साफ पानी कहाँ है, हमारी इलाज कहाँ है, हमारा बाकी कहाँ है। ये इस पे एतराज नहीं है कि ये बनाया, मान लिया, तरजीहात का मसला है। पहले क्या बनाना था आपने, सेकंड क्या बनाना था, थर्ड क्या बनाना था, आपने अपनी मर्जी से आप जो चीजें नजर आई वो बना दी। मैं फिर वही सवाल करूंगा कि आप कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं। पब्लिक गुड में तो मैंने जैसे पहले कहा था ओवरहेड ब्रिज भी पब्लिक गुड है, हम सब। लेकिन क्या ये इस वक्त जिस मुल्क जिस इकोनॉमिक कंडीशन में है वहां पर मेरे पास, मैं एक मिसाल आसान कर देता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाते, मैं गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, मेरी पहली तरजीह क्या होगी कि मैं अच्छी सी लैंड क्रूजर खरीद लूँ उस 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि लैंड क्रूजर भी तो आने जाने का, बच्चों ने स्कूल जाना है, मतलब लोगों ने अस्पताल जाना है उसके अंदर, या मैं बच्चों की तालीम पर वो पैसा लगाऊंगा, या मैं अपने घर बनाऊंगा उससे। ये पहला बुनियादी सवाल स्टेट को भी ये करना है कि पहली जरूरत मेरे मुल्क में, आप मेरे पास 300 अरब रुपए हैं, where do I spend this money first? Where do I spend it first is the basic question. अगर आपके पास इस मुल्क में अस्पताल नहीं है, आज इमरान खान साहब अस्पताल में गए, बच्चों के अस्पताल में डॉक्टर ने आगे से कहा 1 बेड पे 5 मरीज पड़े। ठीक, वक्त मतलब मेट्रोस बहुत अच्छी है, लेकिन क्या पहली सहूलत आपको सेहत की नहीं देनी किसी? हाँ वक्त ठीक है, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं कि तरजीहात क्या होनी चाहिए और हुकूमत को किस तरह से दिखाना चाहिए। पॉइंट सिर्फ इतना था कि जब हुकूमत टैक्सेस की बात करती है तो हुकूमत को अकाउंटेबल भी होना होगा कि वो टैक्सेस कैसे खर्च किए जा रहे हैं। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।